नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। आज का हमारा ये विषय बहुत ही गंभीर और दिल दहला देने वाला है। एक ऐसा नरसंहार जिसकी गूंज दशकों बाद भी हम आज महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। चलिए सीधा विषय की गहराई में चलते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि इतिहास की कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि बेगुनाहों के खून से लिखी जाती हैं। 13 अप्रैल 1919 ये महज कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है ना, उसकी मिट्टी का रंग आज भी लाल है। कहते हैं कि अगर आज भी उस मिट्टी को मुट्ठी में भींचा जाए तो उसमें से उन मासूमों की चीखें और आज़ादी के नारों की गूंज सुनाई पड़ती है। लेकिन मौत का ये खौफनाक तांडव कोई एक रात का नतीजा नहीं था। इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। तो आखिर इस गुस्से की शुरुआत कहां से हुए? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हालात यहां तक कैसे पहुंचे। बात 1914 से 1918 के बीच की है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और लाखों भारतीयों ने अंग्रेजी फौज की वर्दी पहनकर अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उनके मन में एक भोली सी उम्मीद थी कि इस असीम वफादारी के बदले ब्रिटिश हुकूमत हमें कुछ तो आज़ादी देगी, लेकिन अंग्रेजों की फितरत में तो धोखा ही लिखा था। 1915 में एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत पुलिस को बहुत सारी आपातकालीन ताकतें दे दी गई थीं। भारतीयों ने सोचा कि चलो युद्ध का समय है, बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन 1919 आते आते आज़ादी देना तो दूर की बात है, अंग्रेजों ने इन क्रूर शक्तियों को हमेशा के लिए लागू कर दिया। अब सबसे अहम बात यह है कि यह नया कानून, जिसे हम रॉलेट एक्ट कहते हैं, वो आखिर था क्या? सच कहूं तो ये कोई कानून था ही नहीं, ये एक फंदा था। इसके तहत किसी भी हिंदुस्तानी को महज शक के आधार पर बिना किसी ट्रायल या मुकदमे के सीधा 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था। उस वक्त इसका एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, जरा ध्यान से सुनिएगा। ना दलील, ना वकील, ना अपील। मतलब ना आप कोई बहस कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं। प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, सार्वजनिक सभाओं पर रोक लग गई। जब नागरिक अधिकारों का इस तरह गला घुटा जाएगा तो जाहिर है पूरे देश में गुस्से का ज्वालामुखी तो फटेगा ही। और इस ज्वालामुखी का सबसे ज्यादा असर दिखा पंजाब में और खास तौर पर अमृतसर में। अब देखिए, 9 अप्रैल 1919 का दिन था, रामनवमी का पवित्र त्योहार। अमृतसर की सड़कों पर एक अद्भुत नज़ारा था। हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर मार्च कर रहे थे, एक ही बर्तन से पानी पी रहे थे। ये जो अभूतपूर्व एकता थी ना, ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली नीति के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? 10 अप्रैल को बौखलाहट में आकर उन्होंने कायरता का सहारा लिया। अमृतसर के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। हुकूमत ने उन्हें धोखे से घर बुलाया, गिरफ्तार किया और गुपचुप तरीके से शहर से बाहर निकाल दिया। अब आप ही सोचिए, जब बिना किसी उकसावे के इतनी क्रूरता होगी तो क्या होगा? इस घटना ने एक बेकाबू भीड़ को जन्म दे दिया। करीब 50,000 निहत्थे और शांतिपूर्ण नागरिक अपने चहेते नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए सिविल लाइन्स की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के हॉलगेट पुल के पास उन पर सीधी गोलियों की बौछार कर दी। जब लोगों ने अपने ही भाइयों को सड़क पर खून से लथपथ गिरते देखा तो उनका धैर्य जवाब दे गया। जो भीड़ अब तक शांति की अपील कर रही थी, वो उग्र हो गई। सरकारी इमारतें जला दी गईं, 5 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए और एक अंग्रेज मिशनरी महिला मार्शला शेरवुड पर भी हमला हुआ। इस घटना ने ब्रिटिश हुकूमत के उस नस्लभेदी घमंड पर बहुत गहरी चोट की थी। और यही वो मोड़ था जहां से अमृतसर एक खौफनाक त्रासदी की तरफ बढ़ चला। दिन था 13 अप्रैल, बैसाखी का। शहर का पूरा नियंत्रण अब एक बेहद क्रूर ब्रिटिश अधिकारी के हाथों में था, जनरल रेजिनाल्ड डायर। अमृतसर पहुंचते ही इस इंसान ने सबसे पहले शहर की बिजली और पानी की सप्लाई कटवा दी और एक अघोषित मार्शल लॉ लगा दिया, जिसके तहत 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर सख्त पाबंदी थी। अब डायर की चालाकी देखिए। ये मुनादी सिर्फ शहर के कुछ गिने चुने हिस्सों में की गई। जो भोले भाले किसान और उनके परिवार ग्रामीण इलाकों से बैसाखी के त्योहार के लिए आने वाले थे, उन्हें डायर के तानाशाही फरमान की रत्ती भर भी भनक नहीं थी। एक तरफ बैसाखी का वो पावन त्योहार था, दूर दराज के गांव से आए किसान, उनकी पत्नियां, नए कपड़े पहने छोटे छोटे बच्चे, सब स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद थोड़ा सुस्ताने के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे। और वो जगह थी जलियांवाला बाग। नाम में बाग है, लेकिन असल में ये कोई खूबसूरत बगीचा नहीं था। ये ऊंचे मकानों और पक्की दीवारों से घिरा 6.5 एकड़ का एक सूखा मैदान था। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर जाने और बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुत संकरा रास्ता था। ये मासूम लोग त्योहार मनाते हुए अनजाने में ही एक मौत के पिंजरे की ओर बढ़ रहे थे।
और फिर आया वो पल जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। शाम ढल रही थी और बाग में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए धीरे धीरे भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। अब डायर की खौफनाक रणनीति को समझिए। उसका इरादा भीड़ को वहां से हटाना था ही नहीं, वो तो एक सबक सिखाना चाहता था। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों के साथ उस इकलौते संकरे निकास द्वार को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। दूसरा, उसने उस अनजान भीड़ को वहां से हटने की एक भी चेतावनी नहीं दी, हवा में कोई फायर नहीं किया। और तीसरा, उसने सीधा फायर का आदेश दे दिया और खास तौर से ये निर्देश दिया कि गोलियां उस तरफ चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी हो। 20,000, जी हां, लगभग 15 से 20,000 बेगुनाह निहत्थे हिंदुस्तानी, जिनमें आदमी, औरतें और मासूम बच्चे शामिल थे, वो सब उस मैदान में पिंजरे में कैद परिंदों की तरफ फंस चुके थे। मंच पर शांति और एकता की बातें हो रही थीं और उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके दरवाजे पर खड़ी है। और डायर के साथ कितने लोग थे? सिर्फ 90 सैनिक। गोरखा और बलूच रेजिमेंट के इन 90 जवानों ने प्रवेश द्वार को ब्लॉक किया, अपने घुटनों के बल बैठे और अपनी राइफलों की ठंडी नालें उस अनजान निहत्थी भीड़ की तरफ तान दी। और फिर डायर के मुंह से वो खौफनाक लफ्ज निकला, फायर। 10 मिनट, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये वो 10 मिनट हैं जब शायद समय भी अपनी आंखें बंद करके खून के आंसू रो रहा होगा। डायर के सैनिकों ने पूरे 10 मिनटों तक बिना रुके, बिना किसी रहम के उस बंद मैदान में अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, 10 फीट ऊंची दीवारों पर चढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के सैनिक उन्हें चुन चुनकर निशाना बना रहे थे। 1650। इन 10 मिनटों में सैनिकों ने 1650 राउंड गोलियां दागी। और ये अंधी फायरिंग रुकी भी तो तब जब सैनिकों की गोलियां लगभग खत्म होने को आ गईं। उस एक दिन में 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई और 2000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए। सबसे खौफनाक दृश्य तो वो था जब गोलियों से बचने का कोई और रास्ता ना देखकर लोग मैदान के बीचों बीच बने उस इकलौते कुएं में कूदने लगे। दम घुटने और एक दूसरे के नीचे कुचले जाने से वहां मौत का एक अलग ही तांडव हुआ। आपको पता है, बाद में सिर्फ उस एक कुएं से 120 बेजान शरीर निकाले गए थे। इस नरसंहार के बाद जो हुआ वो उस गहरे घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। अब इस जानकारी पर जरा गौर कीजिए। नरसंहार के बाद न्याय की उम्मीद थी ना, लेकिन जो हुआ वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला एक बेशर्मी भरा नाटक था। दोनों पक्षों के साथ हुए बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क देखिए। एक तरफ पंजाब की जनता थी जिस पर पूरे राज्य में मार्शल लॉ लगा दिया गया, सरेआम कोड़े मारे गए, लोगों को पेट के बल रेंगने पर मजबूर किया गया और घायलों को बिना किसी मेडिकल मदद के सड़कों पर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ जनरल डायर, हंटर कमीशन ने उसे बिना किसी कड़ी सजा के बरी कर दिया। जब वो इंग्लैंड वापस गया ना, तो उसका एक हीरो की तरह स्वागत हुआ। ब्रिटिश समर्थकों ने चंदा इकट्ठा करके उसे 26,000 पाउंड की भारी रकम और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर यानी सम्मान की तलवार भेंट की। इस घोर अन्याय ने पूरे भारत के सीने में सुलग रही आग को भड़काकर एक ज्वालामुखी बना दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है जब हमारे सम्मान की ये तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में हमारी शर्म को और बढ़ा देते हैं। और इसी पीड़ा के साथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के मुंह पर मार दी। महात्मा गांधी ने भी अपना कैसरे हिंद पदक वापस लौटा दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ कुछ अधिकारों की मांग नहीं रह गई थी, ये आर पार की जंग बन चुकी थी। और यहीं से जन्म हुआ आजादी की उस आग का जिसे बुझाना अब नामुमकिन था। डायर को लगा था कि उसने अपनी गोलियों से हिंदुस्तानियों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ भर दिया है, लेकिन असल में उस रात जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी ने आज़ादी का ऐसा बीज बोया जो अब रुकने वाला नहीं था। जरा सोचिए, जब इस भीषण नरसंहार की खबर लाहौर पहुंची तो 12 साल का एक स्कूली बच्चा अपना स्कूल छोड़कर सीधा अमृतसर की तरफ भाग खड़ा हुआ। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे भविष्य के शहीद आजम भगत सिंह थे। उन्होंने उस बाग में पहुंचकर वहां की खून से सनी लाल मिट्टी को अपने मासूम हाथों में उठाया और उसे एक कांच की शीशी में भर लिया। वो शीशी उनके लिए किसी भगवान की मूरत से कम नहीं थी। उसी ने उन्हें आगे चलकर अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमने की प्रेरणा दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक ऐसा चश्मदीद गवाह भी था जिसके सीने में बदले की आग पूरे 21 सालों तक धधकती रही, सरदार उधम सिंह।
1919 में उन्होंने उस खूनी मंजर को अपनी ही आंखों से देखा था। 1927 में जनरल डायर तो अपनी बीमारी से मर गया, लेकिन इस नरसंहार का असली मास्टरमाइंड पंजाब का तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर अभी जिंदा था। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उधम सिंह लंदन पहुंचे। उन्होंने एक मोटी किताब के पन्नों को रिवॉल्वर के आकार में काटा, उसमें अपनी बंदूक छिपाई और लंदन के कैक्सटन हॉल में ओडायर को गोलियों से भूनकर जलियांवाला बाग के उन हजारों बेगुनाहों का बदला आखिरकार पूरा किया। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। 1919 में खौफ पैदा करने की एक क्रूर और अमानवीय कोशिश कैसे उसी ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की गारंटी बन गई जिसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। जलियांवाला बाग की उस दरिंदगी ने भारतीयों को तोड़ा नहीं, बल्कि उस बहते खून ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। उसी मिट्टी से उठे प्रतिशोध ने भारत के इतिहास का वो अमर अध्याय लिखा जो आज भी हर हिंदुस्तानी की रगों में दौड़ता है। ये इतिहास हमें हमेशा याद दिलाएगा कि आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है।